कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी फ्रेंड्स जो यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, बिहार जो है, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी स्टेट से हों और आप सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी को अपनी परीक्षा में सफलता पानी है तो इस सोशियोलॉजी की क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी जो भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम अभी आपका दिसंबर वाला फार्म पड़ रहा, आपको देना ही है उसके लिए, तो ये क्लास ज़रूर देखें। और आपका जो पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अप्रैल में, वो लोग ज़रूर देखें। और जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के फार्म आने वाले हैं, ये भी आप लोगों को सूचना मिली गई होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम फरवरी में लगा है, आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में लगा है, तो वो लोग भी आप सभी के पास समय बहुत कम है। और पीजीटी, यूपी पीजीटी जो दे रहे हैं और आपका जो राजस्थान वगैरह दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन सभी के लिए तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जो मैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आता हूँ किसी एक विशेष स्पेशल परीक्षा के लिए नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे, आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी, नेट, जेआरएफ का हो, ये सब लगभग मिलते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा यानी कि 60% मिलते हैं, 40% अदर स्टेट का भी अंतर रहता है। और यूजीसी, नेट, जेआरएफ का तो सेम है रहता है, आप किसी भी स्टेट के हों तो ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है यानी परीक्षा है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप दिल्ली से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आपका सिलेबस लगभग मिलता है, केवल जो है कुछ अंतर होता है। हाँ, ये अगर आप जीआईसी का देते हैं, जीआईसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, तो उसका सिलेबस यूपी पीजीटी से और अदर स्टेट की पीजीटी से जो है आप जान लीजिए काफ़ी मतलब 40% अंतर होता है, 60% सेम रहता है। तो जब वैकेंसी आ जाएगी आपकी जीआईसी, जीडीसी की, तो उसके अनुसार मैं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके क्लास आऊँगा। अभी तो फिलहाल आप लोग जो यूजीसी, नेट, जेआरएफ ये दिसंबर वाला जिसको देना है ठंडी में, वो इस क्लास को ज़रूर देखें। और यूपी पीजीटी जो देना है जिसको आप लोगों को अप्रैल में, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो फरवरी में देना है, आप लोग ज़रूर देखें। आप लोगों के पास समय बहुत कम है और मैं इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए ये क्लास लेकर आया हूँ। तो आइए आप सभी का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर क्या है आपके लिए। और क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठ जाइए, क्योंकि कॉपी और पेन लेके बैठे रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाएंगे, परीक्षा के समय आपका वो रिवीजन करने में काफ़ी सहयोगी होता है, क्योंकि छोटा सा नोट तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज आप सभी के लिए क्लास क्या है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ आप सभी पूरा इन्फॉर्मेशन दे भी देता हूँ कि ये क्लास किस लिए है। देखिए पूरा एकदम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना दूर हो। ये भी लिख देता हूँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला व्याख्यात्मक सहित है, क्योंकि मैं इसको व्याख्यात्मक सहित ही आप लोगों को बताता हूँ जो विस्तार करने लायक रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वन लाइनर टिक किया आंसर भाग गया, ठीक है। तो आइए आप सभी के लिए क्लास जो है शुरू करते हैं और आप लोग अपना परीक्षा में अच्छी से अच्छी तैयारी करके पकड़ बनाए रखें ताकि आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आपका आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। ये तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है। किसके संबंध में? समाजीकरण के संबंध में सही है। कौन सा कथन कह रहा है? तो ऑप्शन ए दे रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए दे रहा है चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन बी दे रहा है समय लेने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी दे रहा है नीति निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन डी दे रहा है भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी में काफ़ी मित्रों को पता चल गया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग भूमिका ग्रहण प्रक्रिया होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा भूमिका ग्रहण प्रक्रिया, क्योंकि ये कह रहा ना कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है, तो यही भूमिका ग्रहण प्रक्रिया सही है, क्योंकि समाजीकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप लोग जान ही रहे हैं कि जिसके द्वारा हम समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं और
इस प्रक्रिया में समाज के जो मानदंड होते हैं और जो मूल्य होते हैं, जो अंतःकरण के साथ साथ हम अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करते हैं, जो सीखते हैं, जो करते हैं समाज में रह के, इसी के तहत है। क्योंकि इसी प्रक्रिया द्वारा हमारे स्व का विकास होता है। स्व का विकास होता है, आप जान ही रहे हैं। और कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे स्व के विकास की प्रक्रिया भी कहा है। किसको? समाजीकरण के संबंध को कुछ समाजशास्त्री जो हैं आपके, इसे स्व के विकास की प्रक्रिया भी कहा है। तो इस प्रक्रिया में क्या कौन कौन आता है आप जान ही रहे हैं, क्योंकि आप सब पढ़ते तो ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल यही क्लास देख रहे हैं। आप लोग जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन आप लोग पेपर वगैरह जरूर सॉल्व किया कीजिए, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में काफ़ी सहयोग मिलता है। ठीक है, तो वैसे ये जो मैं क्लास लेकर आता हूँ आपका किसी प्रैक्टिस सेट से कम नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे, क्लास जान ही रहे होंगे, जो परीक्षा दिए होंगे, यहाँ से कितने प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो और आगे क्या करें, इस प्रक्रिया में परिवार आता है, समुदाय आता है और विद्यालय की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न ना समझ में आए किसी कारण से, तो इसे क्लास दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए, और उसमें क्या सुधार करना है आप लोग ये बताइए कीजिए। और अगली क्लास किस टॉपिक पे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप लोग जो है अपना सुझाव जरूर दिया कीजिए। क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ, आप लोग देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, एज ए फ्रेंड, एज ए मित्र पेश आता हूँ। ऐसा थोड़ी आपको लगता है कि एज ए टीचर जो है मैं टीच करता हूँ। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है आप सबका। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2 को देखते हैं। ये कह रहा है, इमाइल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसके बारे में कह रहा है? प्रश्न 2 आपका, इमाइल दुर्खिम जो है समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है, ये कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए भूमिका निष्पादन, ऑप्शन बी दूसरे को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी है सामूहिक चेतना, ऑप्शन डी है श्रम का विभाजन। तो इमाइल दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? तो ऑप्शन ए भूमिका निष्पादन, ऑप्शन बी दूसरे को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी सामूहिक चेतना, ऑप्शन डी श्रम का विभाजन। तो इमाइल दुर्खिम को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक चेतना। मुझे लग रहा था कुछ लोग इस पे ध्यान रहा होगा कि श्रम का विभाजन इमाइल दुर्खिम में हो जाए, ऑप्शन डी होगा, लेकिन नहीं। आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ऐसे ही जो है प्रश्न कन्फ्यूजन करके आप लोग आंसर गलत कर देंगे और एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि एक एक जो है परीक्षा में आपका एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एक ही क्वेश्चन का जो है बाहर कर देगा आपको परीक्षा से। तो ऐसा ना हो, आप लोग जो है अच्छी तैयारी करिए, पॉजिटिव रिजल्ट पाइए। ठीक है, और आइए देखते हैं आपका इसमें थोड़ा सा सामूहिक चेतना क्या है आपको बता देते हैं, जो लोग नए हों थोड़ा जान लें कि सामूहिक जो प्रतिनिधित्व एक प्रकार की चेतना ही है। ठीक है, जो हम लोग सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व किसी चीज़ का भाग लेते हैं, करते हैं। ये इमाइल दुर्खिम महोदय के अनुसार है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, सामूहिक चेतना इमाइल दुर्खिम महोदय के अनुसार आप जान रहे हैं, क्योंकि प्रश्न वही है। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती तो उन्हें ही सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। प्रतीक चिन्हों को, जैसे राष्ट्रीय तिरंगा मतलब हमारा राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, किसी धर्म का प्रतीक होकर जहाँ आप लोग इकट्ठा होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। इस प्रकार ये प्रतीक जैसे आपके विचार और धारणाएं और भावनाओं आदि के रूप में हो सकता है। अधिकतर व्यक्तियों का मानना है, जो अधिकतर लोग, कि इस कारण वे सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, राष्ट्रीय झंडा आपका झंडा हो गया, तिरंगा, धार्मिक पुस्तकें होगी, इन्हीं को जो आपके इमाइल दुर्खिम महोदय हैं सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में मानते हैं और कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वैसे ये सब प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्न मिलते ही होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे। और जो लोग नहीं पढ़ते होंगे तो भाई पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट पाना है, समय गंवाने से, समय नुकसान करने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यदि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 3 ये कह रहा, पीरे बुर्दियों का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य जो पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। पीरे बुर्दियों का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन
उसकी अवधारणा का भाग नहीं है, कह रहा क्या है, भाग नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्नों का, क्योंकि यहीं से हम लोग मार खा जाते हैं। जिसे नहीं कहता कभी कभार हमारे दिमाग चलता रहता, हाँ, तो इसलिए एग्जाम में आपको मैं बार बार कहता हूँ, कूल माइंड से परीक्षा हाल में बैठें, कूल माइंड से प्रश्न पढ़ें, कूल माइंड से आंसर दें। घबराहट और उसमें जो है आप डिस्टर्ब होकर कभी मत एग्जाम दिया करिए। बाकी तो आपका जो काम है आप करिए, पढ़ाई करिए, परीक्षा दीजिए, समय पे जाके कूल माइंड से दीजिए, अच्छे से दीजिए, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलना ही मिलना है। भाई दफे नहीं मिलता है तो साला जो है क्या करना है, अगली बार देखें, ट्राई मारेंगे, लेकिन अगली बार का नौबतें नहीं आएगी। मुझे पता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों का तो नहीं होगा और फिर किसका होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ऑप्शन ए आर्थिक पूंजी, ठीक है, ऑप्शन बी राजनीतिक पूंजी, ऑप्शन सी कह रहा सामाजिक पूंजी, ऑप्शन डी कह रहा सांस्कृतिक पूंजी, ठीक है। तो पीरेबर्दाओं का जो सैद्धांतिक परिपेक्ष पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी अवधारणा का भाग नहीं है, कह रहा है। तो कौन सा भाग नहीं है, आर्थिक पूंजी नहीं है ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी राजनीतिक पूंजी नहीं है, कि ऑप्शन सी सामाजिक पूंजी नहीं है, कि ऑप्शन डी सांस्कृतिक पूंजी नहीं है। मुझे पता है आप लोग कुछ लोग आंसर दे चुके होंगे इसका, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राजनीतिक पूंजी आपका ऑप्शन बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पीरेबर्दो महोदय के अनुसार ये राजनीतिक पूंजी नहीं है, इनकी अवधारणा के अनुसार। आप लोग पीरेबर्दों का सैद्धांतिक पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, जिसमें आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी की ये बात करते हैं, यानी कि शामिल है, बाकी राजनीतिक पूंजी नहीं शामिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों का क्या है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जाति स्तरण की संकल्पना, क्या कह रहा है, जात स्तरण की संकल्पना 4 प्रकारों को सांस्कृतिक सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है। तो ऑप्शन ए आंद्रे बेंते, ऑप्शन बी ई आर लीच, ऑप्शन सी युगेन सिंह, ऑप्शन डी ए सी मेयर। प्रश्न नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जाति स्तरण की संकल्पना जो है चार प्रकारों क्या है, सांस्कृतिक सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशेषता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशेषता में की है। तो किसका है, ऑप्शन ए आंद्रे बेंते, ऑप्शन बी ई आर लीच महोदय, ऑप्शन सी युगेन सिंह, ऑप्शन डी ए सी मेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युगेन सिंह का है ये, क्योंकि युगेन सिंह भारतीय समाजशास्त्री हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, आपके सिलेबस में भी ये हैं, आप लोग इनको अच्छे से पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो युगेन सिंह है, क्योंकि ये युगेन सिंह ने जाति स्तरण की संकल्पना 4 प्रकार को बता रखा, सांस्कृतिक सार्वभौमिक जो है, सांस्कृतिक विशेषता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशेषता में किया है। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन सी युगेन सिंह महोदय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका, आइए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। ये 5 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित पुस्तक और रचनाकार में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक, ये जो पुस्तकें हैं और जो रचनाकार हैं, इसमें से कौन सा सही एक नहीं सुमेलित है, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए कह रहा है डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, तो ये बता रहा है ऑप्शन ए डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, मालिनोव्स्की का महोदय का बता रहा है। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है इंडिया चेंजिंग विलेजेज, आपका एस.सी. दुबे का बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, जी.एस. घुरिये महोदय का बता रहा है। तो ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर कह रहा है ना कि इसमें से कौन सा सही नहीं, यानी जो है सुमेलित है, ठीक है। ये एक तरफ आप लोग जान ही रहे हैं कि एक तरफ आपका ये लेखक महोदय लोग हैं, ये आपके लेखक महोदय लोग हैं, ये आपके पुस्तकें हैं, यानी कि जो इन लेखक महोदय की पुस्तकें लिखे हैं वो है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हमारे कुछ फ्रेंड्स को पता चल गया होगा, इसका आंसर दे भी चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, ऑप्शन डी, ये आपका जी.एस. घुरिये महोदय का नहीं है, यानी गोविंद सदाशिव घुरिये का नहीं है। फिर ये किसका है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये युगेन सिंह महोदय का है। आपका जो ऑप्शन ये डी हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, ये आपका जी.एस. घुरिये महोदय का ना हो के ये आपका युगेन सिंह महोदय का, आप लोग नोट कर लीजिएगा, युगेन सिंह महोदय का है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। ये प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है कि ये कथन कारण का प्रश्न है, ठीक है। तो कथन कारण, तो इसमें आप देखते होंगे क्योंकि डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा होने के कारण ना, कि छोटा ना हो जाए प्रश्न, तो मैं आपका जो नहीं देख ऊपर लिख के दे देता है, क्या लिख के दे देता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा तर्क आर है कथन, तो इनमें से कौन सा कथन सही है आप कोड के सहायता से बताइए। तो मैं वो नहीं लिखता, आप देखे होंगे नीचे दिए गए डायरेक्ट कथन और कारण लिख देता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, कथन और कारण। बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं यार, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग जो है कि नए हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं। आप लोग यहाँ सब यूजी पीजी कंप्लीटेड हैं, बीएड कंप्लीटेड हैं, है ना। ज़्यादातर लोग तो बीएड अगर नहीं है तो पीजीटी जरूर है, पीजी कंप्लीट है, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट, तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका। ये कह रहा है कथन ए, ध्यान दीजिए कथन ए, है ना, कह रहा है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। ये कथन ए कह रहा है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। तो तर्क आर आपका क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के बाहर और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है कह रहा है, ये तो जो है ये सही ही है आपका। सामाजिक परिवर्तन तो होता ही रहता है अनिवार्य रूप से, उसमें कोई शक की गुंजाइश तो है ही नहीं है। और फिर आपका तर्क आर कह रहा कि विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन ए कह रहा। देखिए ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा ए सही परंतु आर गलत है। डी कह रहा आर सही परंतु ए गलत है। तो ये आपका देखिए क्योंकि दोनों सही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है तो इसलिए लागू। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि ऐसे आपका आंसर निकल आ रहा है ना, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, आइए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपको सभी। प्रश्न उत्तर नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है, सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न नंबर आपका 7 कह रहा, ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 7 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है, सुमेलित कर पहचान कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया। ये किसका कह रहा है, रेडफील्ड और एम सिंगर महोदय का सांस्कृतिक। ऑप्शन ए कह रहा सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया रेडफील्ड और एम सिंगर महोदय का। ऑप्शन बी कह रहा अहिंसा एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का है। ऑप्शन सी कह रहा संस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवास का है, यानी कि मैसूर नरसिंह श्रीनिवासन का। ऑप्शन डी कह रहा वर्ग चेतना, ये ऑप्शन डी वर्ग चेतना किंग्सले डेविस महोदय का। तो इसका आंसर आप लोगों का तो ऐसे मिल गया होगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 7 का, क्योंकि इसमें तो आपका देखिए ऑप्शन ए जो है ये भी सही है, सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया है रेडफील्ड और एम सिंगर महोदय का। अहिंसा गांधी जी का ही ये है, अहिंसावादी गांधी जी। और संस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवास महोदय का है ये है। वर्ग चेतना तो आप जान ही रहे हैं, वर्ग चेतना किंग्सले डेविस महोदय का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ग चेतना और संघर्ष और द्वंद्व की बातें कौन करता है, आपके कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये यहाँ आपका किंग्सले डेविस के बजाय आपके कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए कार्ल मार्क्स महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या, ये अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 8 आपका कह रहा है कि यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 यह किसने कहा कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है
ये बी मालिनोव्स्की महोदय हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी करा अल्फ्रेड रेड क्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन सी करा क्लाउड लेवी स्टार्क, ऑप्शन डी करा किंग्सले डेविस। तो प्रश्न उत्तर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको लोग पता है, ये रेड क्लिफ ब्राउन महोदय हैं। क्योंकि रेड क्लिफ ब्राउन महोदय जो है, आप इनके बारे में ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन बी है ना, रेड क्लिफ अल्फ्रेड रेड क्लिफ ब्राउन, हाँ, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये एक जान ही रहे हैं आपके एक मानव शास्त्री हैं, समाजशास्त्री नहीं है। ये रेड क्लिफ ब्राउन महोदय, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक रहे हैं। ये प्रकार्यात्मक विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। और रेड क्लिफ ब्राउन कहा जो ये है, मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है कहते हैं, और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करते हैं। ये आपके रेड क्लिफ ब्राउन महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 9, ये आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9, आप ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? तो आपका ऑप्शन ए वही रेड क्लिफ ब्राउन महोदय हो गए आपके, ऑप्शन बी रॉबर्ट किंगबर्टन महोदय हो गए, ऑप्शन सी एस.एफ. नाडेल महोदय, ऑप्शन डी सी लेवी स्टार यानी क्लाउड लेवी स्टार महोदय हो गए। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आप में से कुछ मित्रों को पता ही है, पहले से ही इसका उत्तर दे ही दिए। आप लोगों का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी क्या है? एस.एफ. नाडेल महोदय। ये कहते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात आपके करते हैं, क्योंकि ये जो सामाजिक संबंध की भूमिकाओं के बारे में नाडेल महोदय 2 प्रकार बता रखा है। एक बता रखा है इन्होंने संबंधात्मक भूमिका, और दूसरा इन्होंने गैर संबंधात्मक भूमिका। तो अब संबंधात्मक भूमिका में क्या होता है, आप जान ही रहे हैं कि इस संबंधात्मक भूमिका हमेशा से एक पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। यानी कि कह सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति का जो है पति के रूप में भूमिका तभी संभव होती है जब उसकी कोई पत्नी हो, यानी कि पहले से जुड़ी ना, यानी संभावना भाई पति तभी बने जब कोई पत्नी होगी, या पत्नी का पति जो है तभी पत्नी बनेगी जब कोई उसका पति होगा। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। इसको संबंधात्मक भूमिका कहते हैं, जो पहले से संभावना इसमें व्यक्त रहता है। और गैर संबंधात्मक भूमिका क्या होती है? कुछ ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनके पूरक संबंध की आवश्यकता नहीं होती, इसमें यानी पूरक संबंध नहीं जुड़ी होती है। जैसे आप कह सकते हैं फकीर है, उसका क्या है? फकीर है, साधु है, कवि है, विद्वान है, इसकी भूमिका थोड़ी सी है, वो तो स्वतंत्र भूमिका है एक तरह से, ऐसा थोड़ी फकीर का कोई वो है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या नहीं समझ में आया है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो बताइएगा कमेंट करके, तो मैं पुनः आप लोगों का अगले जो है इसकी अगली क्लास में उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। नहीं तो कमेंट में भी आप सभी से बात हो जाएगी, उसका क्लियर वहीं कर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आप आइए देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृत के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है? यह यानी कि दोहरा वर्गीय प्रणाली क्या है, यही कह रहा है ना। तो इसका प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए एस.एफ. नाडेल महोदय हैं आपके, ये ऑप्शन बी है रेड क्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन सी आर.के. मार्टन यानी रॉबर्ट किंगबर्टन महोदय, और ये ऑप्शन डी हो गया आपका सी.वी. लेवी स्टार यानी क्लाउड लेवी स्टार महोदय हैं। ये प्रश्न नंबर 10 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पता हो गया होगा, क्योंकि जो संस्कृत के सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जिसे वो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबंधित करता है। ये प्रश्न जानते हैं पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों जहाँ पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ये क्लाउड लेवी स्टार महोदय हैं, क्योंकि आप लोग कुछ लोग इसका आंसर देखिए पहले से दे ही दिए हैं, है ना। तो एक क्लाउड लेवी स्टार जो है संस्कृत को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला
कहा है और कहते हैं मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं की प्रतिबिंबित करता है जो दोहरा वर्गीकरण के रूप में रखते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं, संरचनात्मक मानवशास्त्र के प्रेरणता तथा 20वीं शताब्दी के अत्यंत प्रखर एवं सैद्धांतिक रूप से जो उदय फ्रांसीसी दार्शनिक मानवशास्त्री ये रहे हैं। कौन? क्लाउड लेवी जो स्टार्स हैं आपके, ये आपके फ्रांसीसी दार्शनिक और मानवशास्त्री रहे हैं। और ये इनकी जो भाषा है मिथक है, भाषा शास्त्र तथा नातेदारी संबंधों की जनजातीय समाजों के अपने अध्ययनों के लिए ये जाने जाते हैं। किसके लिए? भाषा और मिथक, भाषा शास्त्र और नातेदारी में जनजातीय समाजों के लिए स्पेशली ये क्लाउड लेवी स्टार महोदय जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका, आइए। ये प्रश्न नंबर आपका 11 क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। यानी सही नहीं सुमेलित है। तो ये आपके जो है देखिए, इधर आपकी पुस्तक हो गए, ये इधर पुस्तक होगा, इधर आपके राइटर हो गए, लेखक हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एस.एफ. नाडेल महोदय का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर एंथोनी गिडेंस महोदय का बता रहा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो है रेडक्लिफ ब्राउन, यानी अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन महोदय बता रहा है। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी क्लाउड लेवी स्टार महोदय का बता रहा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो सही एक नहीं सुमेलित है? तो उसी का आंसर देना है, कौन सा इसमें सही एक नहीं सुमेलित है। तो आप लोग इसका आंसर मेरे ख्याल से जान ही गए होंगे। देखिए ऑप्शन ए करा थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एस.एफ. नाडेल महोदय का। ऑप्शन बी करा सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर एंथोनी गिडेंस महोदय का। ऑप्शन सी करा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी आपका रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का बता रहा। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय का बता रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही एक सही नहीं सुमेलित है। ये जो ऑप्शन बी आपका सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है, एंथोनी गिडेंस ना होके इसके जगह कौन होंगे? आपके आर.के. मर्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट किर मर्टन हो जाएंगे। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर उन्हीं का है। ठीक है, आर.के. मर्टन का। आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा, आर.के. मर्टन महोदय का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या हो जाएगा, आइए। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 12 ये कह रहा है कि मालिनोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ना मालिनोव्स्की को, क्योंकि आपको बताया ना ये एक मानव शास्त्री हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। तो आप कह रहे हैं प्रश्न नंबर 12, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए परीक्षा के दृष्टि से। मालिनोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए मौखिक इतिहास के रूप में ये कह रहा है, ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन बी कह रहा है विषय वस्तु विश्लेषण के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है निर्जात वर्णन। ऑप्शन डी कह रहा है ओढ़न के लिए। तो इसका आंसर हमारे काफ़ी मित्रों का जवाब आ गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा निर्जात वर्णन। ठीक है, ऑप्शन सी ये मालिनोव्स्की के अनुसार, क्योंकि मालिनोव्स्की मूल रूप से मानवशास्त्री हैं, मैंने पहले बताया। जो इनकी कृतियाँ हैं आतकालीन समाज की संस्कृति के अध्ययन में देखने का मिलता है। जो पहले के समाजों का जो है इन्होंने अध्ययन कर रखा मानवशास्त्री के रूप में। और समाजशास्त्रीय विचारधारा इनके विचारों में जितनी अधिक प्रभावित होते हैं ये, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है कि इनकी जो प्रख्यात कृतियाँ हैं वो नोट कर लीजिए। क्राइम एंड कस्टम इन सवेज सोसाइटी, जिसे इन्होंने 1928 में लिखा है ये। ठीक है, क्राइम एंड कस्टम इन सवेज सोसाइटी 1928 में, इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है ये मालिनोव्स्की महोदय का ई बुक। और अगली है ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, कब लिखा है? 1944 में, 1944 में। ठीक है, क्या है ये? साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944। और फिर जो है इनकी जो अगली बुक है ये मैजिक साइंस एंड रिलीजन्स 1948 में, यानी कि वही ना आपका जो है जादू और विज्ञान और रिलीजन यानी धर्म से संबंधित है। इसमें इन्होंने जिक्र किया विस्तार पूर्वक से, इसे इन्होंने मैजिक साइंस एंड रिलीजन नोट करके रखिएगा, 1948 में लिख रखा है। ठीक है, ये इनकी विशेष उल्लेखनीय पुस्तक है आपके मालिनोव्स्की को नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 13
ये कह रहा है कि व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन बी कह रहा मूल्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी कह रहा प्रतिमानचर, ऑप्शन डी कह रहा प्रकारात्मक अपेक्षाएं। प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न ध्यान से पढ़ा कीजिए ताकि जो है आपको आंसर देने में असुविधा ना महसूस हो। अगर प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है सामाजिक क्रियाएं, ऑप्शन बी मूल्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी प्रतिमानचर, ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक एवं अपेक्षाएं। तो प्रश्न 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, क्या प्रतिमानचर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका प्रतिमानचर की है, ये व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए प्रतिमानचर पद का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए प्रतिमानचर ही तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या है, ये कह रहा है कि संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं। ये संघ के प्रश्न नंबर 14 कह रहा है आपका कि संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है परिवार, ये ध्यान दिए, ऑप्शन ए परिवार, जात पद्धति और ग्राम समुदाय कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा सभा श्रेणी गण कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा संस्था नगरीय संघ और जनजातीय संघ कह रहा है, ऑप्शन डी आपका राज्य श्रेणी और समुदाय कह रहा है। ये तो इसमें प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का आंसर तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका। तो प्रश्न उत्तर नंबर जो 14 आपका, इसका परिवार, जात पद्धति और ग्राम समुदाय, ये कहाँ पर है, ऑप्शन ए में देखिए, परिवार, जात पद्धति और ग्राम समुदाय। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संघ जो है कह रहा है ना, संघ के 3 स्तंभ है, तो संघ के 3 स्तंभ आपके यही है, नोट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका परिवार है, जात है, पद्धति और ग्राम समुदाय है। तो अगला प्रश्न देखिए, संघ के 3 स्तंभ परिवार, जात, ग्राम समुदाय है, क्योंकि संघ संबंधों से उत्पन्न होता है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं ना, संघ संबंधों से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ सभा या संगठन है। संघ में लोग एकत्रित होकर कार्य करते हैं। आप जाने, संघ में जो किसी भी संघ में लोग इकट्ठा होकर ही तो कार्य का संपादन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 14। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15, ये 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं जिन्हें कहते हैं। आपका ये भी प्रश्न नंबर 15 भी संघ से देखिए, संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं जिन्हें कहते हैं, यानी क्या कहते हैं उन्हें। तो ऑप्शन ए भूमिका, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी स्तर, ऑप्शन डी नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी मित्रों को पता होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका देखिए दिल्ली पीजीटी के क्वेश्चन 2014 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नोट करके रखिए। प्रश्न नंबर ये बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिष्ठा, क्योंकि परिस्थित व्यक्ति का समूह या संघ का पद है या व्यक्ति के गुणों या योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। भाई प्रतिष्ठा ना, प्रतिष्ठा ऐसे थोड़ी मिल जाती है, आपके गुण और दोष के अनुसार, यानी आपके समाज में क्या हैसियत, क्या मायने रखती है, क्या प्रतिष्ठा है ना, उसी हिसाब से तो मिलता है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्न उत्तर नंबर 16 आपका कह रहा है कि गैर ऋण सहकारी संघ में होता है। क्या कह रहा है ये प्रश्न नंबर जो है 16, गैर ऋण सहकारी संघ में होता है। तो ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन बी केश कर्तन, ऑप्शन सी चमड़ा सिझाना, ऑप्शन डी उपभोक्ता।
प्रश्न ध्यान से दीजिएगा आप लोग प्रश्न पर। गैर ऋण सहकारी संघ में होता है तो क्या होता है आपका? बुनाई, केश कर्तन, चमड़ा रिझाना, उपभोक्ता। तो इसका आंसर तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आप लोग, जान जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपभोक्ता ही ना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करते होंगे तो ये प्रश्न मिल चुका होगा ये, क्योंकि DSSB में पूछा जा चुका है PGT के एग्जाम में। तो PGT वाले छात्र विशेष ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या। आइए प्रश्न नंबर 17 क्या आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 17 कह रहा है कि एक समित समुदाय नहीं है। क्या कह रहा है? जो आपका एक समित है, समुदाय नहीं है, परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए सत्य है कह रहा, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी सत्य थोड़ा सा है, ऑप्शन डी थोड़ी असत्य है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है यार? तो इसमें आप सभी को आंसर इसका पता ही चल गया होगा। प्रश्न नंबर 17 का ये सत्य है। सत्य क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है इसका सत्य है। आप लोग नोट करके रखिएगा, जो है एक समित समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है, ये एकदम पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कभी कभार ऐसे सिंपल प्रश्न हैं, इसको कभी गलत मत करिएगा आप लोग। जो भी प्रश्न नंबर 17 गया आपका सत्य है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलत कर देंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति समवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? ये कह रहा नहीं है, देखिए नहीं आ गया, नहीं तो आप हाँ में उत्तर दे दें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति समवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भौगोलिक एकाकीपन, ऑप्शन बी कह रहा समुदाय का आकार, ऑप्शन सी कह रहा पिछड़ापन, ऑप्शन डी कह रहा विशिष्ट संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुदाय का आकार। ये नहीं है, ठीक है। बाकी आपका भौगोलिक, ऑप्शन ए भौगोलिक एकाकीपन, ऑप्शन सी पिछड़ापन, ऑप्शन डी विशिष्ट संस्कृति, ये जो है निर्धारक तत्व है जनजाति समवर्ग में सम्मिलित करने का। और ऑप्शन बी समुदाय का आकार ये नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप समझ गए होंगे। 18 इसमें कुछ है नहीं विशेष इन प्रश्नों में, बस ये सब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे, प्रश्न जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये देखिए आपका बताऊँ, जो मैं ये बताया ये भौगोलिक एकाकीपन और समुदाय का आकार नहीं है, ये प्रश्न आपका 18 नंबर राजस्थान PGT में लेक्चर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है। क्या दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल महोदय, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ऑप्शन सी जॉर्ज समनर महोदय, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन्स महोदय हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप काफ़ी मित्रों को इसका आंसर पता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? जॉर्ज समनर महोदय हैं, आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये भी प्रश्न जो ये आपका राजस्थान PGT यानी लेक्चर में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि समनर ने संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा नियमित संस्थाओं में वर्गीकरण कर रखा है पहले से ही। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये ध्यान दीजिए, 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है समुदाय समाज का एक प्रकार है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है समुदाय मूर्त है लेकिन समाज अमूर्त है। ऑप्शन सी कह रहा है समुदाय में समानता एवं अंतर दोनों होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है समुदाय निश्चित स्थान पर स्थित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका पता करके बताइए कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन सी जो हो गया इसका, आप समुदाय में समानता एवं अंतर दोनों होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका असत्य है। ठीक है, इसको नोट करके रखिए, ऑप्शन सी आपका, बाकी जो है ये A B D सही है। ठीक है,
क्योंकि समुदाय में समानता और अंतर नहीं होता है, इसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। इस कारण ये जो है आपका असत्य हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 21। ये 21 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार है और प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा साचार्य, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी आपका संस्कृत हो गया। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार है, प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी संस्था हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, संस्था हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका ऐसे प्रश्न जो है ये आपका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ये प्रश्न। क्योंकि संस्था आप जान ही रहे हैं क्या है। संस्था जो आपका है ये समाज में जो है, जो आपके समाजशास्त्रियों और वैज्ञानिक का मत है इस संस्था के बारे में। थोड़ा इनका कहते हैं संस्थाएं व्यक्तियों एवं समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमाचारों तथा कार्यविधियों का एक अस्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान होती है। सही बात है। जैसे आपका देखिए स्कूल कॉलेज एक संस्था ही तो है। परिवार, धर्म, राज, कानून आदि इनके कुछ उदाहरण के रूप में संस्था शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। संस्था शब्द का जो आपका प्रयोग सर्वप्रथम किसने कर रखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो है, जो संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने कर रखा है, आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कर रखा है, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इनकी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है इन्होंने संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और समिति जो है, समिति इसमें भी है ना, देखिए आपका जो समिति क्या होता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। समिति यानी कि इसी को समिति को क्या कहा जाता है, सहचार भी कहा जाता है, ठीक है समिति को। तो ये क्या है, यह एक ऐसा समूह जो है, ऐसे समूह को समिति हम लोग कहते हैं जिसकी जो है रचना है, यानी जिसको हम लोग जानबूझकर बनाते हैं और इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए किसी समिति को हम लोग सहचार्य को बनाते हैं जो है। और ये हमेशा के लिए, उसके बाद फिर ये खत्म भी हो सकते हैं, समितियां भंग भी हो जाती हैं, ठीक है। और आपका जो समुदाय है ये ऑप्शन बी समुदाय, ये क्या कह रहा है, समुदाय आपका समुदाय शब्द का प्रयोग जो है बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो समूह के रूप में करते हैं। और सामाजिक साचार मतलब ये जो समिति के एक ऐसे रूप में करते हैं इसको, इसके सदस्य जो होते हैं आपके समुदाय के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए इसके लिए, जिसमें एक आप सभी का पारस्परिक एकत्व नहीं कि आम की भावना होती है, ठीक है। समुदाय के लिए आम की भावना होती है और आंतरिक परिस्पृष्टता मतलब आपसी लगाव होता है। और उसमें आपका साझा संस्कृत यानी बोलचाल, रहन सहन, खान पीन की जो है क्रियाकलाप होते रहते हैं आपके। इस किस्में इस समुदाय की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार समुदाय भी आप समझ गए होंगे। और संस्कृत क्या है, संस्कृत यानी कि कल्चर। देखिए ये संस्कृत आपका क्या है, यानी कि कल्चर की बात है। ये संस्कृत हमारे रहन सहन, खान पीन, सोचने समझने, पहनने ओढ़ने, उठने बैठने की जो कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आमोद प्रमोद करते हैं, संस्कृत के तहत ही तो करते हैं। ये कल्चर हमारे कहते हैं नहीं, हमारे कल्चर है, ठीक है। भाषा, रहन सहन, बोलचाल, उठना बैठना, खाना पीना कहते हैं ना, इनको उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, यानी कि कोई कल्चर है संस्कृत इनको पता ही नहीं है ना। तो आप लोग संस्कृत भी समझ गए होंगे क्या है। आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर ये 22 क्या कह रहा है, 22 नंबर। ये कह रहा है समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है जी ये आपका समुदाय है ना, कह रहा है इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए रेड इंडियंस, ऑप्शन बी मुरिया, ऑप्शन सी अंडमान आइसलैंडर्स, ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसका आंसर आप सभी को मेरे ख्याल से पता ही हो गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कह रहा है ना कि इसमें समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो रेड इंडियंस, मूरिया, अंडमान, आइसलैंड जो है ये है मूरिया और रेड इंडियंस, इस पर जनजातियाँ हैं, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं आप सभी का क्या है। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 23, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा अत्यधिक, ऑप्शन बी कह रहा प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन ए में कह रहा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दीर्घकालिक संबंध, ऑप्शन बी कह रहा संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध, ऑप्शन सी कह रहा व्यक्तिगत दीर्घकालिक संविदात्मक संबंध, ऑप्शन डी कह रहा भावात्मक स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धात्मक संबंध। तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति के तत्व हैं। तो इसका आंसर आप सब फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी है। ठीक है, नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है आप लोग देखिए, ऑप्शन बी जो आपका है संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समिति के तत्व हैं आपके। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कह रहा, आइए प्रश्न उत्तर नंबर ये क्या है 24 आ गया आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 24। ये 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है, ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है। ऑप्शन ए समितियों का, ऑप्शन बी समुदायों का, ऑप्शन सी क्षेत्रों का, ऑप्शन डी राष्ट्र का। प्रश्न नंबर 24 का आंसर आप लोग दीजिए, ग्रामीण समुदाय का उदाहरण क्या है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुदायों का। अभी पिछला प्रश्न समुदाय के बारे में मैंने बताया, एग्जाम्पल के रूप में बताया ही था आप लोगों का, है ना। तो इसका आंसर आपका समुदायों का ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न नंबर आ गया आपका 25। देखिए ये 25 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 प्रश्न नंबर ये कह रहा है कि सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता। प्रश्न 25 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए कि सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता। तो ऑप्शन ए कह रहा स्कूल, ऑप्शन बी कह रहा प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, ऑप्शन सी कह रहा कानून एवं व्यवस्था, ऑप्शन डी कह रहा सामाजिक संस्कृति, है ना। तो इसका ऑप्शन आप सभी को पता हो गया होगा, प्रथाएं एवं जनरीतियाँ है ये, कानून एवं व्यवस्था है ये, सामाजिक संस्कृति तो है ये। तो इसका ऑप्शन ए हो गया है स्कूल। ठीक है, ये नोट करके रखिएगा स्कूल, क्योंकि ये प्रश्न आपका जानते हैं आप लोग सोच रहे हैं ऐसे, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है जून वाले एग्जाम में, जून। तो ये ध्यान दीजिएगा, जून 2009 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये एग्जाम। और आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 26 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है। तो आपका कह रहा है ऑप्शन ए या अमूर्त है, यानी समुदाय अमूर्त है कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है या स्थूल है, ऑप्शन सी कह रहा है कि समुदाय में अहम की भावना नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी कह रहा सदस्यता ऐच्छिक है। ये क्या कह रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो यह एक क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का आंसर, यह स्थूल है। ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी ये सही है, समुदाय में हम की भावना पाया जाता है, ये कह रहा है नहीं पाया जाता ना, ऑप्शन सी। देखिए आप लोग ऐसे पकड़ लिया करिए। ठीक है, ये ऑप्शन सी कह रहा समुदाय में हम की भावना नहीं पाया, जबकि समुदाय में हम की भावना पाया जाता, सदस्यता ऐच्छिक थोड़ी है, सदस्यता जो है आपका इसमें ऐच्छिक कह रहा है, सदस्यता तो समुदाय में अनिवार्य होती है ना भाई, आप एक स्थान विशेष पे रहते हैं ना। एक अमूर्त जो है ये भी देखिए है, ये है, तो आपका ऑप्शन बी या स्थूल है, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न आपका जो मैं बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 26 है, ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, आपको बताऊँ। ये सब विशेष समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं बहुत विस्तार
से नहीं बताना चाहता सारी चीज़ें, सोचता हूँ इम्पॉर्टेंट तो है ये, आप लोग प्रैक्टिस सेट 11 साल पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे, तो इसलिए नहीं बताएं। देखिए कितनी बार पूछा है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2008 में और 2009 में, 2014 में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट जो है, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ के जून वाले एग्ज़ाम 2006, 8, 9, 12, 14, 16 में पूछा जा चुका है। और यूपी पीजीटी में 13 में, 16 में पूछा जा चुका है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में, राजस्थान जो है लेक्चर यानी कि पीजीटी में 2016 में, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में, हरियाणा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, है ना। तो आप लोग सोचते होंगे ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आता हूँ, ऐसे नहीं है, ये काफ़ी प्रश्न जो है यहाँ आप जान लीजिए रिपीटेड बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सब आप लोग नोट करके रखा कीजिए ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। क्योंकि अब समुदाय स्थूल है, मैंने बता ही दिया, समुदाय के लिए इन लक्षणों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन से लक्षण आप लोग नोट कर लीजिएगा, समुदाय में कौन कौन से लक्षणों का होना आवश्यक होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या तो ये जो समुदाय से संबंधित है कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। देखिए नंबर 1, समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक एक क्षेत्र होता है ना। नंबर 1 निश्चित भौगोलिक एक क्षेत्र होता है। नंबर 2 समान जीवन एवं संस्कृति पाई जाती है, ठीक है, समुदाय में। और नंबर 3 स्वतः विकास होता है समुदाय में, आप ये भी जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। और मनुष्यों का समूह होता है ये भाई समुदाय में। नंबर 4 मनुष्यों का समूह होता है, नोट कर लीजिएगा ये सब। और व्यापक उद्देश्य होता है आपका, 5 नंबर व्यापक उद्देश्य होता है। 6 नंबर आपका जो है आत्मनिर्भरता इसमें होती है। 7 नंबर क्या है आपका जो है साधन एवं साध्य दोनों होता है, ठीक है इसमें। और आपका अगला है देखिए 8 नंबर हो गया आपका सामुदायिक भावना पाई जाती है, मैंने पहले बताया। 9 नंबर में आपका विशिष्ट नाम आपका स्थान होता है। और अस्थायित्व तो होता है इसमें, मूर्तता पाई जाती है आपका समुदाय में। समान नियम व्यवस्था होता है, ठीक है। अनिवार्य सदस्यता होती है इसमें। तो इसमें तमाम गुण है समुदाय का। ये जो है प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा रहा हो, मैं इसलिए सोचा आपको विस्तार से कर। और समुदाय में भावना के अंतर्गत 3 बातों को रखा जाता है। जो समुदाय में स्व की भावना पाई जाती है ना, हम की भावना, तो उसमें 3 बात क्या है। हम की भावना की अभिव्यक्ति होती है, मतलब आप अपनी व्यक्ति आज़ादी होती है, अपनी बातचीत कर सकते हैं, स्वतंत्रता होती है, ठीक है। योगदान का दायित्व का निर्वाह करना होता है, जो समुदाय में रहने की संस्कृति का आप जान ही रहे हैं। परिवार में भाई योगदान तो करने होता है आपका, अपने दायित्व का निर्वाह करना ही होता है। और निर्भरता की भावना, आप उसमें निर्भरता होता ही, आत्मनिर्भरता रहते ही हैं समुदाय में, ठीक है। तो इस प्रकार ये समुदाय के बारे में उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 27। थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, नहीं तो हर प्रश्न को मैं आपके विस्तार से बता दूं, लेकिन समय को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आपको। सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को विकसित किया है। किसने विकसित किया है, आपका प्रश्न क्या रहा। सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को विकसित किया है, तो किसने किया है आपका ऑप्शन ए गिडेंस यानी एंथोनी गिडेंस महोदय। ऑप्शन बी पार्क एवं जो बर्गस महोदय हैं ये। ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज हो गए। ऑप्शन डी लेस्ली, जो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा को विकसित किया है। तो किसने किया है, प्रश्न नंबर 27 का आंसर आप लोग भने भन दीजिए किसने किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, पार्क है, नोट करिए, पार्क महोदय, पार्क एवं बर्गस महोदय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा जो विकसित किया आपके पार्क एवं बर्गस महोदय। ये भी आपका ये देखिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सन 2021 में यूपी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यानी कि जीडीसी जिसको बोलते हैं, सन 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सहयोग संघर्ष सातत्य अवधारणा को रॉबर्ट पार्क ने विकसित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या आपका। 27 नंबर था ये। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर आ गया। ये 28 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है। ये प्रश्न नंबर 28 आपका कह रहा।
तो कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है? तो आपका ऑप्शन ए संघर्ष उपागम कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा प्रकारवादी उपागम, ऑप्शन सी कह रहा अंतःक्रियावादी उपागम, ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संघर्ष उपागम। क्या है? संघर्ष उपागम इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आप लोग नोट करके रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। ये भी देखिए उत्तराखंड पीजीटी लेक्चर में 2020 में पूछा जा चुका है। मैं कहा ना कि ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है फ्रेंड्स, आपके किसी एक स्टेट विशेष के लिए नहीं है। ये जो लेके आता हूँ मैं ना आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे, आप लोगों को खुद ये प्रश्न मिलता होगा प्रैक्टिस सेट में। ये हर स्टेट में पूछे जाने प्रश्न, क्योंकि ये देखिए आपका जैसे संघर्ष उपागम है, आपके किस स्टेट की कहाँ के सिलेबस में नहीं है, आप हर जगह के सिलेबस में पा जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन मत करिएगा, अरे ये तो उत्तराखंड के लिए बता रहे हैं तो यूपी पीजीटी के लिए नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत सोचिएगा आप लोग, ये गलती मत कीजिएगा। मैंने कहा ना सिलेबस सबका करीब करीब सेम होता है, बस थोड़ा सा जो अंतर है तो उसको मैं बता भी दूंगा अगर आएगा बीच में। तो जैसे ये ठीक है, ये तो आपका उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं। ये प्रश्न संघर्ष उपागम में मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है, आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 29 ये कह रहा है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है? प्रश्न नंबर 29 ध्यान दीजिए, कह रहा है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मैक्स वेबर महोदय ने स्वीकार किया, ऑप्शन बी कह रहा टालकाट पार्सन्स महोदय ने स्वीकार किया, ऑप्शन सी कह रहा आर.के. मर्टन यानी रॉबर्ट किंगबर्टन महोदय ने स्वीकार किया, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त किसी ने नहीं स्वीकार किया है। तो इसका आंसर 29 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी क्या है, टालकाट पार्सन्स महोदय ने स्वीकार किया है। इसको आप लोग जो है नोट करके रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि टालकाट पार्सन्स महोदय ने सामाजिक व्यवस्था के जो 4 प्रकार बताए हैं पूर्व आवश्यकताओं को स्वीकार किया है। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, तनाव नियंत्रण। यानी कि अनुकूलन को आप जान ही रहे, जो एडाप्शन कहते हैं, है ना। लक्ष्य प्राप्त यानी गोल अटेम्प्ट कहते हैं, ठीक है, गोल अटेम्प्ट कहते हैं, है ना। एकीकरण को इंटीग्रेशन आप जान ही रहे। तनाव नियंत्रण को भी प्रतिमान अनुरक्षण भी कहते हैं, देखिए लेटेंसी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पार्सन्स की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण योजनाओं में से है ये आपका, इसी को पार्सन्स ने एजिल मॉडल भी के नाम से भी जाना जाता है। पार्सन के इसको एजिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट करके रखिए एजिल मॉडल क्या है, किसके अनुसार ये पूछा जाता है, तो टालकाट पार्सन्स महोदय के अनुसार है। आप लोग नोट करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका इसे तो पूछा उत्तराखंड में जा चुका है, उत्तराखंड लेक्चरशिप में 2020 में। ठीक है, लेकिन ये यहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट, पार्सन्स आपके सबके सिलेबस में आप उठा के देख लीजिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती? सात्मीकरण या आत्मीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? तो आपका ऑप्शन ए आत्मीय सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी परिवहन एवं संचार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो आप सब मुझे पता है इसका आंसर दे चुके हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि आत्मीकरण परिस्थिति सात्मीकरण के लिए आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन एवं संचार सभी होते हैं। आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन जैसी परिस्थितियां आत्मीकरण या सात्मीकरण के लिए सहायक होती हैं। सात्मीकरण की प्रक्रिया पर सर्वप्रथम पार्क और बर्गेस ने जो है, ये पार्क और बर्गेस महोदय हैं, जो इनकी पुस्तक है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंसेज ऑफ सोसाइटी, इसे इन्होंने 1921 में लिखा है। किसकी पुस्तक है? पार्क एवं बर्गेस को नोट कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस
ऑफ सोसाइटी 1921 में, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंसेज ऑफ सोसाइटी 1921। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना, ठीक है। आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये निम्नलिखित में से लीची उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य पर वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। ये देखिए करंट का प्रश्न है, आप एक तरह से मान सकते हैं ये करंट का प्रश्न है, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से लीची उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। ये प्रथम स्थान की बात कर रहा है लीची उत्पादन में। तो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार राज्य, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य है, जो बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर जिला है वो लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। आइए प्रश्न नंबर ये 32 क्या कह रहा आप, ये प्रश्न नंबर 32 कह रहा, देखिए कि महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के प्रवर्तक है ना महावीर स्वामी, अब जान ही रहे महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य माने होता है ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी को जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं किस नदी के किनारे कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है गंगा नदी, ऑप्शन बी कह रहा सोन नदी, ऑप्शन सी कह रहा जिजुपालका नदी, ऑप्शन डी कह रहा भागीरथी नदी। तो ये प्रश्न आप लोग बार बार पढ़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता आप लोग इसका आंसर गलत करेंगे, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत होना ही नहीं चाहिए आप सबका, ठीक है। तो कौन सी नदी है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये रिजुपालका नदी के किनारे आपके महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो महावीर स्वामी हैं ये आप जानते हैं इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। अब 42 वर्ष की उम्र में 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या कहते हैं जिम्भक ग्राम के समीप, गांव नोट कर लीजिएगा, जिम्भक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी के किनारे यानी तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ था। कौन सा वृक्ष ये भी पूछा जाता है, किस वृक्ष के नीचे, तो साल का वृक्ष है, आप लोग नोट करके लीजिएगा। अब प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इनको क्या कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनको जिन कहा जाता है। जिन का मतलब होता है विजेता यानी आहर, योग आहर यानी पूजनीय, निग्रंथ यानी बंधन रहित यानी बंधन मुक्त। क्या कहा जाता है कैवल्य प्राप्त के बाद इन्हें जिन आहर, जिन माने विजेता, आहर माने योग, जो है आहर्थ भी कहा यानी पूजनीय यानी पूज्य, निग्रंथ माने बंधन रहित यानी बंधन से मुक्त, ठीक है, ये कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर आपका ये 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, ये कह रहा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। ये देखिए जैन धर्म से यानी कि आपके सिलेबस में धर्म तो ही है, धर्म समाज, तो ऐसा ना सोचिएगा कि ये तो जो है इतिहास का प्रश्न आ गया, नहीं, ये धर्म से प्रश्न है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके सिलेबस का है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ये आपका 33 क्या कह रहा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो ऑप्शन ए कह रहा प्राकृतिक भाषा जो है प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी कह रहा पाली भाषा, ऑप्शन सी कह रहा संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी कह रहा अवधी भाषा। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर मुझे पता है आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 33 का आंसर क्या हो जाएगा, किस भाषा में दिया, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इन्होंने, तो इसका आंसर आपका प्राकृत भाषा में इन्होंने हो गया ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। ये नोट करके रखिए, ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था ये प्राकृत भाषा में दे रखा था, ठीक है। क्योंकि ये आपके महावीर स्वामी जो हैं इनकी मृत्यु जान ही रहे हैं, ये 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था महावीर स्वामी का। कहाँ पे हुआ था, पावापुरी यानी राजगिरी में हुआ था, यानी कि राजगिरी कहाँ पे है, पावापुरी बिहार राज्य में, नोट करके रखिएगा। और ये जो है महावीर स्वामी ने जो अर्धमागधी, इसको प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है, ठीक है, नोट करके रखिएगा। पूछा जा सकता है कि प्राकृत भाषा को क्या कहा जा सकता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक ऑप्शन अर्धमागधी रहेगा जो सही ऑप्शन रहेगा। और
बहुत साहित्य जो इनके है महावीर स्वामी को, उसको निगंठ या नाथपुत्र कहा जाता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड। और इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था, और कहाँ पर? राजगिरी में दिया था, विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश। ये सब पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, इन्होंने प्राकृतिक भाषा में अपना जो है दिया था उपदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। फ्रेंड्स, आज ये आपका 33 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग क्लास को अंत में क्लास शेयर कर दीजिए चलते चलते, और क्लास को लाइक कर दीजिए। जो लोग लाइक ना किए हों, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और क्लास में अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, और आपको किस टॉपिक पर अगला क्लास चाहिए, मतलब अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए, प्रश्नोत्तरी पर ही चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है प्रश्नोत्तरी पे इस समय आपका क्लास अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सभी का UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का फरवरी में एग्ज़ाम है, तो इस समय प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है ये प्रश्नोत्तरी ही ज़्यादा अच्छा है। और आपका देखिए अप्रैल में PGT का होना ही है, तो इस लिहाज से ज़्यादा अच्छा। लेकिन आप लोग अगर आवश्यकता हो तो बताइए, किसी थिंकर राइटर पे अगर क्लास चाहिए, और किसी टॉपिक पे जो है समुदाय सामाजिक है ना, किसी भी टॉपिक पे जो आपको लगे, समिति पे संस्था पे, तो बताइए, मैं उस पर क्लास लेकर चला आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी का फ्रेंड्स।